सोचिए, मेडिकल साइंस की हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक गुमनाम हीरो छिपा होता है। और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है, बायोस्टैटिस्टिक्स। असल में यही वो इंजन है जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हर तरक्की को रफ्तार देता है। तो सवाल ये उठता है, जब कोई नई दवा आती है और बड़े बड़े दावे करती है, तो हम कैसे माने? कैसे पता लगाएं कि ये वाकई में एक इलाज है या सिर्फ झूठी उम्मीद? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है बायोस्टैटिस्टिक्स। ये हमें उम्मीद और सबूत के बीच का फर्क करना सिखाता है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बायोलॉजी और हेल्थ रिसर्च में आंकड़ों और गणित का इस्तेमाल है। इसे एक तरह का टूल किट समझिए, एक ऐसा टूल किट जिसकी मदद से स्टडीज़ को डिज़ाइन किया जाता है और फिर जो नतीजे आते हैं उनका सही मतलब निकाला जाता है। चलिए अब इस टूल किट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। किसी भी जांच की शुरुआत होती है उसके सबूतों से, और यहाँ सबूत का मतलब है डेटा, यानी वो कच्ची जानकारी जिससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, डेटा भी ना मोटे तौर पर दो तरह का होता है। पहला है क्वालिटेटिव या गुणात्मक डेटा। ये किसी चीज़ की क्वालिटी या कैटेगरी बताता है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, बी या ओ, या फिर कैंसर किस स्टेज पर है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक डेटा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं, वजन कितना है या ब्लड प्रेशर कितना है। और सच तो ये है कि पूरी कहानी समझने के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, अगर हमारे पास सैकड़ों मरीजों का डेटा हो तो उसे कैसे समझेंगे? हमें कोई एक टिपिकल वैल्यू चाहिए, एक ऐसी संख्या जो पूरे ग्रुप की कहानी बयां कर दे। लेकिन मुश्किल ये है कि वो एक नंबर कौन सा होगा? ये सवाल क्यों इतना जरूरी है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ 5 मरीजों का ब्लड प्रेशर डेटा है। 4 का तो ठीक ठाक है, 120, 125, 130, 135। लेकिन 5वें मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, 180। इसे हम आउटलायर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है। अगर हम औसत या मीन निकालते हैं तो ये एक मरीज पूरे औसत को 138 तक खींच ले जाता है। लेकिन अगर हम मीडियन यानी बीच की वैल्यू देखें तो वो 130 ही रहती है। तो देखा कैसे एक आउटलायर पूरी कहानी बदल सकता है। कभी कभी मीडियन हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। लेकिन सिर्फ बीच की वैल्यू जान लेना काफी नहीं है। हमें ये भी जानना होता है कि डेटा आपस में कितना फैला हुआ है। यहीं पर काम आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसे ऐसे समझिए कि ये हमें बताता है कि डेटा में शोर कितना है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो मतलब सारे पॉइंट्स औसत के आसपास हैं, और अगर ज्यादा है तो मतलब डेटा बहुत बिखरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम डेटा को पढ़ना सीख गए हैं। अब आते हैं असली चुनौती पर। ये पता लगाना कि जो असर हम देख रहे हैं वो सच में दवा का है या फिर महज एक इत्तेफाक। इसे सिग्नल बनाम शोर की तरह सोच सकते हैं। जो दवा का असली असर है वो है हमारा सिग्नल, और जो हमारे शरीर में कुदरती तौर पर छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो है शोर। बायोस्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा काम ही यही है, इस शोर के बीच से सिग्नल को ढूंढ निकालना। और अच्छी बात यह है कि कुदरत अक्सर एक पैटर्न फॉलो करती है। बहुत सी बायोलॉजिकल चीज़ें जैसे कि हाइट या ब्लड प्रेशर एक खास पैटर्न में बढ़ जाती हैं, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व कहते हैं। ये घंटी जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग औसत के आसपास होंगे और बहुत ज्यादा या बहुत कम वैल्यू वाले लोग कम होंगे। और ये 68, 95, 99.7 का नियम हमें बताता है कि कितना डेटा औसत से कितनी दूर होगा। ये एक तरह का मैप है। इस मैप में ये जो 95% का आंकड़ा है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स में ये एक तरह का नियम बन गया है कि अगर कोई नतीजा इस 95% की रेंज के बाहर आता है तो हम मानते हैं कि उसका सिर्फ इत्तेफाक से होना बहुत मुश्किल है, वो कुछ खास है। तो अब हमारे पास डेटा है, पैटर्न है, अब वक्त है फैसले का। इस पूरे प्रोसेस को एक अदालती मुकदमे की तरह सोचिए। सबूतों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, जैसे अदालत में कोई तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, वैसे ही यहाँ भी होता है। हम शुरुआत करते हैं नल हाइपोथेसिस से। ये निर्दोषिता की धारणा है, यानी हम मानकर चलते हैं कि दवा का कोई असर नहीं है और जो थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा है वो बस चांस की बात है। इसके खिलाफ खड़ा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये वो आरोप है जो कहता है नहीं, दवा का असर है और ये फर्क असली है। तो अब हम सबूतों की ताकत को नापेंगे कैसे?
इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी है। यह हमें बताती है कि अगर दवा सच में बेअसर होती, यानी नल हाइपोथेसिस सच होता, तो भी हमें ऐसे नतीजे मिलने के कितने चांस थे। सीधी सी बात है, पी वैल्यू जितना छोटा होगा, हमारे नतीजे उतने ही चौंकाने वाले होंगे और निर्दोषता की धारणा उतनी ही कमजोर पड़ जाएगी। तो फैसले तक पहुंचने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले हम सबूत के लिए एक लाइन खींचते हैं जिसे अल्फा कहते हैं, और ये आमतौर पर 0.05 यानी 5% होती है। फिर हम अपने ट्रायल के डेटा से पी वैल्यू निकालते हैं। अब बस तुलना करनी है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाता है तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को खारिज करने के लिए काफी सबूत होते हैं, और हम ऐलान कर देते हैं कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसा हर मुकदमे में होता है, यहाँ भी गलती की गुंजाइश है। दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहली है टाइप 1 एरर, जब एक बेअसर दवा को असरदार मान लिया जाए। ये एक फॉल्स पॉजिटिव है, यानी एक बेगुनाह को सजा देना। दूसरी है टाइप 2 एरर, जब एक असरदार दवा के असर को हम पकड़ ही ना पाएं। ये एक फॉल्स नेगेटिव है, यानी एक मुजरिम का बरी हो जाना। तो चलिए, हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का फैसला मिल गया, लेकिन इसका असल जिंदगी में मरीजों के लिए क्या मतलब है? बात सिर्फ हाँ या ना की नहीं है। हमें ये भी जानना है कि असर कितना बड़ा है और हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। और यहीं पर तस्वीर में आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसे विश्वास अंतराल भी कह सकते हैं। ये हमें सिर्फ एक नंबर नहीं देता, बल्कि एक रेंज देता है। एक ऐसी रेंज जिसके बारे में हम 95% तक श्योर हो सकते हैं कि दवा का असली असर इसी के बीच कहीं पर है। चलिए वापस अपने ट्रायल पर आते हैं। मान लेते हैं कि हमारे नतीजे ये बताते हैं कि नई दवा ने प्लेसिबो यानी एक नकली दवा के मुकाबले ब्लड प्रेशर को औसतन 5 mmHg कम किया। ये हमारा एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये है 2 mmHg से 8 mmHg तक। इसका मतलब ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि दवा का असली असर ब्लड प्रेशर में 2 से 8 पॉइंट की कमी के बीच कुछ भी हो सकता है। ये हमें सिर्फ औसत नहीं, बल्कि एक संभावित असर की पूरी रेंज दे रहा है। इस रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताती है कि हमारा नतीजा कितना सटीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस रेंज में 0 नहीं आता। सोचिए, अगर रेंज में 0 होता तो इसका मतलब होता कि दवा का कोई असर ना होना भी एक संभावना है। लेकिन क्योंकि हमारी रेंज 2 से शुरू हो रही है, ये हमारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वाले फैसले को और भी पक्का कर देती है। और जब आप रिसर्च पेपर्स देखते हैं तो अक्सर ऐसा डेटा इस तरह के बार चार्ट में दिखाया जाता है। ये एक नज़र में साफ कर देता है कि प्लेसिबो के मुकाबले दवा ने कितना काम किया, और वो जो एरर बार हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को दिखाते हैं, यानी हमारे नतीजे पर हमें कितना भरोसा है। तो कुल मिलाकर बायोस्टैटिस्टिक्स यही करता है। ये बिखरे हुए, उलझे हुए डेटा को लेता है और उसे साफ सुथरे, समझने लायक सबूतों में बदल देता है। और इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर आज की मॉडर्न मेडिसिन यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन टिकी हुई है। तो अगली बार जब हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी हेडलाइन सामने आए तो एक सवाल जरूर पूछना बनता है कि इसके पीछे का डेटा कहाँ है और वो डेटा क्या कहता है, क्योंकि अब उस डेटा को समझने के लिए कुछ जरूरी बातें पता चल चुकी हैं।